1, 2, 3, come on! Welcome to Educative. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिट। बच्चों, इस चैप्टर के कुछ पार्ट को हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ जो साइंस की हमारी और चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप उन सभी पार्ट्स को भी देख सकते हैं और बाकी के चैप्टर्स को भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कि हमारे किस किस तरह के हैबिटेट होते हैं, जिसमें हमने डिफरेंट हैबिटेट को कवर किया था, स्टडी किया था। और अब हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों की विशेषताएं। वी वेंट ऑन ए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट एंड डिस्कस मैनी प्लांट्स। तो बच्चों, हमने चैप्टर में बहुत से ऐसे हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा और बहुत से जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके बारे में पढ़ा। In activity 1, we listed objects, plant and animal found in different surrounding। और जो एक एक्टिविटी की थी हमने, एक्टिविटी 1, उसमें हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स, प्लांट्स और एनिमल को रखा जो कि हम अपने आसपास देखते हैं। Suppose we stop a while and think which example in our list are living। तो मान लीजिए हम कुछ टाइम के लिए यहाँ पे सोचें कि जो भी हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं उनमें से कौन से सजीव हैं। ये हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से एग्जाम्पल जो है हमारे सजीव हैं। लेट अस थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम अ फॉरेस्ट। तो चलिए सबसे पहले हम एक जंगल से, एक फॉरेस्ट से कुछ एग्जाम्पल के बारे में सोचना शुरू करते हैं। ट्रीज, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट, रॉक्स, सॉइल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स, mushrooms and moss may be only some of the objects that are present in the forest। तो जब हम किसी फॉरेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ बहुत सारे हमें पेड़ दिखते हैं, छोटे बड़े एनिमल दिखते हैं, लताएं दिखती हैं, बर्ड्स दिखते हैं, स्नेक, इंसेक्ट, रॉक्स, वाटर, सॉइल, ये सब चीज़ें हमें वहाँ देखने को मिलती हैं। तो ये तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे जो हमें जंगल में देखने को मिलती हैं। विच ऑफ दिस आर लिविंग। तो इनमें से कौन से सजीव हैं। थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन सी अराउंड एट दिस मोमेंट एंड ग्रुप दैम एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो अब आपके आसपास जो भी चीज़ आप देखते हैं उनके बारे में सोचिए कि उनमें से कौन सी चीज़ें लिविंग हैं और कौन सी नॉन लिविंग। लिविंग यानी कि सजीव और नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव। इन सम केसेस इट इज़ ईजी फॉर अस टू नो। कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें कि ये जानना बहुत आसान होता है कि कौन से सजीव हैं और कौन से निर्जीव हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट ऑब्जेक्ट लाइक चेयर और टेबल आर नॉट अलाइव। जैसे कि हमें ये तो पता ही है कि जो हमारे आसपास जो चेयर और टेबल हैं वो जीवित नहीं हैं, तो वो निर्जीव हैं। पहली वॉज रीडिंग दिस राइम फ्रॉम कंप्लीट नॉनसेंस रिटन बाय एडवर्ड लियर। तो पहले यहाँ पर एक छोटी सी राइम पढ़ रही है जो कि एडवर्ड लियर के द्वारा लिखी गई है। इसमें क्या है, सेट द टेबल टू द चेयर यू कैन हार्डली बी अवेयर। यानी कि ये जो आपस में चेयर और टेबल बातें कर रही हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर एक राइम दी गई है। तो उसको आप पढ़िए और देखिए इसमें क्या कहा गया है। पहेली एंड बूजो फाउंड द पोएम वेरी फनी because they knew that a chair or a table is not alive and it cannot talk or walk। तो जो पहेली और बूझो हैं उन्होंने इस पोएम को पढ़ा और उन्हें बहुत ही फनी लगी। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जो टेबल है और चेयर है वो जीवित नहीं है और वो नहीं तो बात कर सकती हैं और ना ही चल सकती हैं। चेयर, टेबल, स्टोन और ए कॉइन आर नॉट अलाइव। तो जो हम अपने आसपास देखते हैं कि चेयर, टेबल या कोई पत्थर देखते हैं या सिक्के देखते हैं वो जीवित नहीं होते हैं, यानी कि निर्जीव होते हैं। सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर अलाइव एंड सो आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। और इसी तरह हम ये भी जानते हैं कि हम जीवित हैं, हम सजीव हैं और हमारे जैसे जो हमारे आसपास जो लोग हैं वो सभी सजीव हैं।
We also see animals around us that are so full of life. Dogs, cat, monkeys, squirrel, insect and many others. और हमने अपने आसपास ऐसे कुछ एनिमल्स को भी देखते हैं जो कि सजीव होते हैं, जिनमें की जान होती है, जैसे डॉग, कैट, मंकी हैं, गिलहरी हैं, कुछ इंसेक्ट हैं, कीड़े मकोड़े हैं, और भी और ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि सजीव हैं. हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज़ लिविंग? तो हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई जो चीज़ है वो सजीव है? ऑफन इट इज़ नॉट सो ईजी टू डिसाइड. तो कभी कभी ये बिल्कुल ईजी नहीं होता डिसाइड करना, हम पता नहीं लगा पाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है. वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग बट दे डू नॉट मूव लाइक ए डॉग और ए पिजन. तो हम यहाँ पर कहते हैं कि जो प्लांट्स हैं, पौधे, वो जीवित हैं, लिविंग हैं, सजीव हैं, लेकिन वो तो डॉग और पिजन की तरह मूव भी नहीं करते, चलते भी नहीं हैं. ऑन द अदर हैंड, अ कार, अ बस कैन मूव, स्टिल वी कंसिडर देम एज नॉन लिविंग. और दूसरी तरफ जो कार या बस या स्कूटर हैं वो मूव करते हैं, और जिनको कि हम निर्जीव मानते हैं कि वो निर्जीव हैं. तो ऐसा क्या है दोनों में? प्लांट एंड एनिमल अपीयर टू ग्रो इन साइज विद टाइम. तो जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, और जो एनिमल्स हैं, जीव जंतु हैं, वो टाइम के साथ बढ़ते हुए नजर आते हैं. बट देन एट टाइम्स क्लाउड इन द स्काई आल्सो सीम टू ग्रो इन साइज. लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि आकाश में जो क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, वो भी बढ़ते हुए नजर आते हैं साइज में. देखा होगा ना, कभी बादल छोटे कभी बड़े होते हैं साइज में. डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग? तो क्या इसका ये मीनिंग है कि जो बादल हैं वो भी लिविंग है, सजीव है? नो. सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? तो फिर कैसे कोई पता लगा सकता है कि कौन सी चीज़ सजीव है और कौन सी चीज़ निर्जीव है? डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक देम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग? तो क्या कुछ सजीवों में ऐसी विशेषताएं होती हैं जो कि उनको निर्जीव से डिफ्रेंशिएट करती हैं, उनको अलग करती हैं? यू आर ए वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ ए लिविंग बीइंग. व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डू यू हैव विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम ए नॉन लिविंग थिंग? तो आपके पास क्या कोई ऐसी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर आप कह सकते हैं या आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग में? लिस्ट अ फ्यू ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक इन योर नोटबुक. तो अगर आपको कुछ ऐसी विशेषताएं पता है तो आप उनको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए. Look at your list and mark those characteristics that you have listed, which may also be found in animal or plant. तो जो आपने यहाँ पर विशेषताएं लिखी हैं उनको मार्क कीजिए, और ये देखिए कि जो एनिमल्स हैं और प्लांट में उनमें से आपको अधिकतर विशेषताएं देखने को मिल जाएंगी. Some of these characteristics are perhaps common to all living things. और कुछ ऐसी विशेषताएं होंगी कि जो सभी के सभी जो सजीव चीज़ें हैं उनके अंदर कॉमन होंगी, तो सभी में देखने को मिलेंगी. डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड? तो क्या जो सभी जीव होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है? इन चैप्टर 1 and 2 we learned that all living things need food and how essential it is to animal and to us. तो हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में पढ़ा भी था कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको भोजन की आवश्यकता होती है, और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक भी होता है, और साथ साथ हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है भोजन. वी हैव आल्सो लर्न दैट प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और हमने इसके साथ ये भी पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं. कौन से प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. और जो एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड के लिए या तो प्लांट पर डिपेंड होते हैं या दूसरे एनिमल पर डिपेंड होते हैं. फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो. जो भोजन जो जीव खाते हैं उनसे उनको एनर्जी मिलती है जिससे कि वो ग्रो कर पाते हैं. ऑर्गेनिज्म आल्सो नीड एनर्जी फॉर देयर लाइफ प्रोसेस दैट गो ऑन इनसाइड देम. और जितने भी जीव हैं उनके जो पूरे लाइफ प्रोसेस होते हैं, जीवन की क्रियाएं होती हैं, वो सभी
करने के लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि उनके अंदर होती रहती है। तो वो एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है जो वो खाते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ? क्या सभी जीव वृद्धि को परिलक्षित करते हैं? क्या सभी जीवों में वृद्धि दिखाई देती है? डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक स्टिल फिट यू? तो क्या आपके पास अगर कोई कुर्ता है 4 साल पुराना, तो क्या वो आज भी आपको फिट आता है? या और कोई ड्रेस आपके पास जो 4 साल पहले खरीदी थी आपने, और आपको क्या वो आज भी फिट आती है? यू कैन नॉट वियर इट एनी मोर इजंट इट? तो आप उसको और ज़्यादा नहीं पहन सकते हैं ना, क्योंकि वो आपको अब छोटी हो गई है और आप हाइट में बड़े हो गए हैं। यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दीज ईयर्स, क्योंकि आप इन सालों में टॉल हो गए हैं, लंबे हो गए हैं। यू मे नॉट रियलाइज इट बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम एंड इन फ्यू मोर ईयर्स यू विल बिकम एन अडल्ट। तो आपको ये रियलाइज़ नहीं होता कि आप बड़े हो रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हर समय आप कुछ ना कुछ वृद्धि कर रहे होते हैं और कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद ऐसा होगा कि आप अडल्ट बन जाएंगे, कि वयस्क बन जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर फिगर में दिखाया भी हुआ है कि कैसे एक बच्चे से, एक बेबी से ग्रो होते होते एक अडल्ट बन जाते हैं। यंग वंस ऑफ एनिमल आल्सो ग्रो इनटू अडल्ट्स। और इसी तरह से जो एनिमल्स जो होते हैं, उनके बेबी जो होते हैं, वो भी धीरे धीरे अडल्ट बन जाते हैं। You would surely have noticed pups grow into adults। तो आपने जो पपीज़ होंगे वो भी देखे होंगे कि वो भी अडल्ट हो जाते हैं, ग्रो करते हैं। A chick has from an egg grow into a hen or a cock। और जो एक चूजा होता है वो भी ग्रो करके मुर्गा या मुर्गी बनता है। ये देखिए यहाँ पर दिखाया भी हुआ है कि किस तरह से चूजे में धीरे धीरे ग्रोथ होती है। प्लांट्स आल्सो ग्रो। जो पौधे होते हैं वो भी ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, वृद्धि होती है उनमें भी। लुक अराउंड यू। अपने चारों तरफ देखिए एंड सी अ फ्यू प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप। और कुछ प्लांट्स को देखिए। सम आर वेरी स्मॉल एंड यंग, सम आर बिगर, दे मे ऑल बी इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। तो कुछ पौधे आपको ऐसे दिखाई देंगे जो कि छोटे छोटे होंगे और कुछ बड़े होंगे। तो सभी के सभी अपनी वृद्धि की अलग अलग अवस्थाओं में होंगे वो। लुक एट द प्लांट्स आफ्टर फ्यू डेज एंड वीक। तो अब उन प्लांट्स को आप कुछ ना कुछ टाइम के बाद देखिए, कुछ दिनों के बाद देखिए या कुछ वीक के बाद देखिए, तो आपको उनमें क्या चेंज दिखाई देगा। यू मे फाइंड दैट सम ऑफ देम हैव ग्रोन इन साइज। तो आप पाएंगे कि उनमें से कुछ साइज में ग्रो कर गए हैं, बढ़ गए हैं। ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। तो जो ये वृद्धि होती है ये सभी सजीवों में कॉमन देखने को मिलती है। डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ? तो क्या आप सोचते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें भी ग्रोथ होती है? क्या आपने देखा है आपके घर में कोई चेयर रखी हो, या कोई टेबल है, या बेड है आपका, या आपकी अलमीरा है, तो क्या वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है? क्या आपने ऐसा कुछ देखा है उनके अंदर चेंज होते हुए? तो ऐसा तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि आपकी चेयर अचानक बड़ी हो गई हो, या आपकी जो पेंसिल है वो रखी रखी बड़ी हो जाए, ऐसा तो कभी नहीं होता ना। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर? तो क्या जो सभी जीव हैं वो श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं? कैन वी लिव विदाउट ब्रीदिंग? क्या हम बिना सांस लिए जीवित रह सकते हैं? When we inhale, the air moves from outside to the inside of our body। जब हम सांस लेते हैं तो जो बाहर की जो हवा होती है वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है। When we breathe out, the air moves from inside our body to outside। और जब हम सांस को वापस छोड़ते हैं तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी में जो एयर होती है वो बाहर जाती है। ब्रीदिंग इज पार्ट ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। जो ये ब्रीदिंग है, सांस लेना है, वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस का एक पार्ट है। इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीथ इन इज यूज्ड बाय द बॉडी। और जब हम सांस लेते हैं तो अपनी बॉडी के अंदर कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। वी ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो कौन सी गैस निकालते हैं? कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, डॉग्स और कैट इज सिमिलर टू ह्यूमन। और जो ये ब्रीदिंग का प्रोसेस है, सांस लेने की जो क्रिया है,
ये और एनिमल्स में भी होती है, जैसे कि काऊ, बफेलोज, डॉग और कैट, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में होती है, मनुष्य में होती है। इसी तरह से गाय, भैंस, जो डॉग, कैट हैं, इन सब में होती है। ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स व्हाइल दे आर टेकिंग रेस्ट एंड नोटिस द मूवमेंट ऑफ देयर एब्डोमेन। तो जब इनमें से कोई एनिमल रेस्ट कर रहा हो उस टाइम आप देखिए जो इनका एब्डोमेन होता है वो उसमें आपको मूवमेंट होती दिखाई देगी, जिससे आपको ये सांस लेने की प्रक्रिया साफ साफ दिखाई देगी। दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट्स दैट दे आर ब्रीदिंग। जो हल्के हल्के मूवमेंट जो हो रही होती है वह दर्शाती है कि इनमें ब्रीदिंग हो रही है, यानी कि वो सांस ले रहे हैं। Respiration is necessary for all living organisms. It is through respiration that the body finally obtains energy from the food it takes. जो श्वसन है वो सभी जीवों के लिए, जो जीवित हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रेस्पिरेशन के थ्रू ही जो हमारी जो बॉडी है वो एनर्जी प्राप्त करती है। जो वो भोजन हम लेते हैं उससे एनर्जी प्राप्त करती है। Some animals may have different mechanism for the exchange of gases which is a part of respiration process. तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें कि ये जो गैसेस को एक्सचेंज करने का प्रोसेस है इसके लिए अलग अलग तरीका हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, जैसे कि जो केंचुआ होता है वो अपनी स्किन से सांस लेता है। फिश वी हैव लर्नड हैव गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। और फिश यानी कि मछलियाँ, जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उनमें गिल्स होते हैं जिनसे कि जो पानी में ऑक्सीजन घुली होती है वो सांस में के द्वारा अपने अंदर ले सकती हैं। द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिसॉल्व इन वाटर। और गिल्स ही हैं जो कि मछलियों की हेल्प करते हैं जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन होती है उसको इनहेल करने में। डू प्लांट्स आल्सो रिस्पायर? तो क्या जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो भी सांस लेते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स मेनली टेक प्लेस थ्रू लीव्स। तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो उनकी लीव्स के द्वारा, उनकी पत्तियों के थ्रू होता है। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टाइनी पोर्स इन दैम एंड यूज ऑफ ऑक्सीजन। जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं पौधों की, उनमें कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा कि वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर, और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। वी लर्न दैट इन सनलाइट प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। हमने यही पढ़ा था कि सनलाइट के प्रेजेंट में जब पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर एटमॉस्फेयर में भेजते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन। तो जो ये ऑक्सीजन बनती है इस क्रिया के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान ना, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है उस ऑक्सीजन की तुलना में जो कि वो सांस के द्वारा अंदर लेते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक प्लेस डे एंड नाइट। तो जो रेस्पिरेशन, श्वसन की जो क्रिया है वो पौधों में दिनों रात चलती रहती है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? तो जितने भी जीव हैं वो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। यही है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसी को हमें आगे पढ़ना है। तो बच्चों आज की वीडियो तो हो जाएगी लंबी, अगर हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे तो ये टॉपिक हम कवर कर लेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ आई हो, पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भूलिए। और हाँ, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। और जो बेल आइकन आता है ना साथ में, उसको प्रेस बिल्कुल करना मत भूलिए, क्योंकि आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तभी हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंच पाती हैं और आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं होता। तो आपको हमारे चैनल पे और भी कुछ क्लासेस की वीडियो मिल जाएंगी जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चाहे आप फर्स्ट क्लास की वीडियो ले लीजिए, सेकंड क्लास की, थर्ड क्लास की, सिक्स क्लास की, सेवन्थ, एट्थ सभी क्लास की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और जिन बच्चों को इंग्लिश की वीडियोस चाहिए तो इंग्लिश की वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सभी वीडियो की आपको लिंक मिल जाएगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और अभी के लिए बस इतना ही कहूँगी कि घर पे रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
1, 2.